filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च करा ऑपरेशन पोलो। रजाकर ने कर दिया सरेंडर और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में मिल गया। पूरे भारत की जो आप एक सक्षम, एक पूर्णतः तस्वीर देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, भारत के पहले गृह मंत्री। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, नेशनल यूनिटी डे। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस है क्या दोस्तों? कहानी थोड़ी पुरानी है। देश को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 और देश बिखरा हुआ है। करीब 565 नवाब, राजा, महाराजा, निज़ाम वगैरह वगैरह एक प्रिंसिपैलिटीज़ में, रजवाड़ों में बटे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम या फिर कश्मीर का महाराजा या ग्वालियर का महाराजा। इस तरीके से कुछ बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बड़े बड़े राजपाट हैं, और कुछ बड़े छोटे हैं, कुछ चंद एकड़ों के, मिला जुला के तकरीबन 565। सबके अपने अपने एम्बिशन, सबकी अपनी अपनी सोच। ज्यादातर लोगों ने यह बोला कि भारत में हम मिल जाएंगे, लेकिन कुछ थे, निजाम, हैदराबाद जैसे, जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता था। जब उन्होंने यह देखा कि साहब पाकिस्तान से मिलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत दूर है ऊपर कहीं जाके, और ये दक्कन में है बिल्कुल नीचे टुवर्ड्स द साउथ, तो फिर लगा कि नहीं, अब तो हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो निजाम, हैदराबाद के दिल में ये खलबली हुई। रजाकर थे उनके पास। रजाकर एक किस्म के सैनिक थे हैदराबाद के निजाम के, जो कि बहुत ही क्रूर थे और इस चीज में बड़े चैंपियन थे दोस्तों, कि कमजोर को कैसे मारना है, निहत्थे की कैसे हत्या करनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च करा ऑपरेशन पोलो। सेना भेजी दोस्तों। सेना ने पहले रगड़ा, फिर रगेदा, फिर हराया। रजाकर ने कर दिया सरेंडर और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में मिल गया। उसी प्रकार से हम गोवा की बात करें तो 400-450 वर्ष तक गोवा को पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में रखा था। लोग अक्सर ये समझते हैं कि पूरे देश को अंग्रेजों ने अपनी मुट्ठी में रखा था, ऐसा नहीं। कुछ एरिया थे, जैसे उदाहरण के लिए गोवा, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था 400-450 साल से। उसमें भी फौजें भेजी गईं, हवा से, पानी से, जमीन से हमला करा, पोर्चुगीज भाग गए, गोवा आ गया भारत के अंदर। भारत का ही हिस्सा था, लेकिन कब्जे का था, उसको छुड़वा लिया। दोस्तों, इस तरीके से कई और चीजें हुई और पूरे भारत की जो आप एक सक्षम, एक पूर्णतः तस्वीर देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, भारत के पहले गृह मंत्री, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इसीलिए आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि उन्होंने यूनिफाई करा पूरे भारत को। लोग कहते हैं कि साहब अगर पहले प्रधानमंत्री होते वो, नेहरू जी की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो कश्मीर का मामला भी ये निपटा देते और भारत और मजबूत होता। देखिए, मुझे नहीं पता कि उस समय क्या होता। अंग्रेजी में कहावत है ना कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। मैं होता तो मैं ये करता, उस जमाने में अगर मैं होता तो मैं। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या होता, कैसे होता, मैं वो कह नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है कि जो कैरेक्टर था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो जो कैरेक्टर में उनके एक लोहा था, एक मजबूती थी कि देश के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, उसी का आज हम फल खा रहे हैं, फल उसका एंजॉय कर रहे हैं। जो देश है ना, हम लोग कहते हैं इतना मजबूत है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर कहते हैं गुजरात से लेकर नागालैंड तक भारत एक है। शुरुआत के दिनों में 99% जो कंट्रीब्यूशन था ना, 99% जो योगदान था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो आज ही के दिन के लिए प्रधानमंत्री जी गए गुजरात, जहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है वो, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहां पे गए और प्रधानमंत्री जी ने फिर जो जलाभिषेक करा और वहां पे नमन करा उनको। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हम इजराइल हमास की जो लड़ाई चल रही है। तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि साहब इजराइल को इतने दिन लग गए और हमास वहाँ पे डट के लड़ रहा है, और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और इजराइल की सिक्योरिटी में छेद हो गया और फलाना। अच्छा, इन लोगों को ना कुछ आइडिया तो है नहीं, कोई नॉलेज नहीं है कैसे लड़ाई होती है, लड़ाई के उसूल क्या होते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। बस सोशल मीडिया फ्री है,
ट्विटर अकाउंट बनाइए और जो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, कोई रोक टोक तो है नहीं इसमें। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। दोस्तों, जब भी ऐसी चीज होती है ना, ये ऑपरेशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब इतने दिन क्यों लग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इतने दिन क्यों लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब 21, 22, 23 दिन हो गए, क्या चक्कर क्या है ये, इजराइल क्यों नहीं कर पा रहा। देखिए, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, भारत अंदर गया पाकिस्तान के, रात को गया, सवेरे आ गया, ठोक के आ गए दुनिया भर के आतंकवादी। कुछ घंटे लगे थे, बालाकोट हवाई जहाज गए, ठोक के वापस आ गए। एम क्या था वहां पे, पाकिस्तान को सजा देना, आतंकवादियों को मारना, ये एम था। इजराइल का एम क्या है, देखिए जो आपका लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य के हिसाब से टाइम टेबल डिसाइड होता है। जिस दिन इजराइल ने अटैक करा था उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। और ये लड़ाई लंबी क्यों है, कारण क्या है लड़ाई लंबी होने का, अब मैं आपको बताता हूं सर कारण क्या है लड़ाई लंबी होने का। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो हमास है वो जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे भी है। हमास के जो हेडक्वार्टर, कोई अलग वो फौज टाइप की नहीं है हमास, वो तो आतंकवादी गिरोह है। तो फौज होती है, फौज का अलग कैंप होता है, एक अलग कैंटोनमेंट होती है, या फिर गैरिसन होता है, या फिर कोई हेडक्वार्टर होता है, जिसको आइडेंटिफाई करना और तबाह करना, बर्बाद करना बड़ा आसान होता है। आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसके पीछे लग गए। कम से कम अगर तबाह करना आसान ना भी हो, कम से कम आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना बड़ा आसान, उसकी शनाख्त बड़ी आसान होती है। आतंकवादियों के साथ ऐसा नहीं होता। हमास के अलग अलग किस्म के हेडक्वार्टर्स हैं। हमास के हेडक्वार्टर कोई हैं उसके स्कूल के अंदर, कोई है मस्जिद के अंदर, कोई है अस्पताल के अंदर, कोई है शॉपिंग मॉल के अंदर। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और हमास ने जिस तरीके से अपनी पूरी चीज कर रखी है, हमास ने बनाए ही अपने हेडक्वार्टर वहां पे हैं मुख्य तौर से। कारण क्या है, हमास ने ऐसा क्यों करा, हम इसी शो में पहले डील कर चुके हैं इस मामले में। मैंने आपको बताया था कि हमास ऐसा करता क्यों है। देखिए, हमास का सिंपल सा फंडा है, आप इजराइल पे रॉकेट मारेंगे, कहां से मारेंगे रॉकेट, एक पॉपुलेटेड स्कूल से, स्कूल की छत से आपने एक रॉकेट मारा, स्कूल की छत से, अस्पताल की छत से आपने रॉकेट मारा, इजराइल में गिरा, कुछ लोग मरे इजराइल में, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी उसी लोकेशन को कंप्यूटर से ट्रैक करके। जब इजराइल की मिसाइल गिरी तो कहां पे गिरेगी, जहां से इन्होंने रॉकेट फायर करा था। रॉकेट कहां से फायर करा था, मस्जिद से, स्कूल से, अस्पताल से। अब जब इजराइल का रॉकेट गिरेगा तब ये बोलेंगे देखो ये नन्ना सा शहीद हो गया। ये जो ड्रामा है हमास का, लोगों के बीच में रह के वहां पे लोगों को मरवाना, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आप तो 22-23 दिन की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें महीनों लग जाएंगे। मैं साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन महीनों तो लग ही जाएंगे। और अगर साल भी लग गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर दुनिया ने बीच बचाव करा, अगर दुनिया ने बीच बचाव करा और दुनिया ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं खत्म करो इसको, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर हमास को खत्म करना है तो एक एक गली कूचे को गाजा की छानना पड़ेगा। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, एक एक गली कूचे को छानना पड़ेगा। एक एक जगह आपको यह देखना पड़ेगा कि ये हमास कहां पे है, कहां पे एक्टिव है, इसके स्लीपर सेल्स कहां पे हैं, इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, इसकी सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइंस कैसे जाती हैं। जब जमीन के ऊपर आप हमास का सफाया कर देंगे, फिर आपको जमीन के नीचे देखना है, क्योंकि कई 100 किलोमीटर की सुरंगें हमास ने बनाई हैं। हमास इसलिए पकड़ा नहीं जाता, ऊपर कार्रवाई करके नीचे चला जाता है और कई दिनों तक हमास के आतंकवादी सुरंगों में रहते हैं। इन्होंने सुरंगें बना रखी हैं, आपको एक एक करके हर एक सुरंग को बर्बाद करना है। तो ये जो सफाई है हमास की, इस सफाई में समय लगता है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि बड़ा सा बम मार दिया और पूरे गाजा को आपने फ्लैट कर दिया, क्योंकि वहां पर लोग भी रह रहे हैं। देखिए, कोलैटरल डैमेज जो होता है ना दोस्तों, वो लड़ाई में होता ही होता है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, मासूम मरेगा लड़ाई में, ठीक है। पर क्या आप जानबूझ के मार रहे हैं कि गलती से मर रहे हैं, ठीक है ना। क्या आप जानबूझ के, अब दिवाली के पटाखे लोग फोड़ते हैं, आपने सुना होगा किसी का हाथ जल गया, अब वो जानबूझ के हाथ तो जलाता नहीं है अपना, गलती से जल जाता। आप सुनते ना दिवाली का पटाखा हाथ में फूट गया, या रॉकेट से उसका हाथ जल गया, अनार से किसी का हाथ जल गया। अब कोई जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं जलाता, हादसे में जल जाता है। तो जिसको हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं फौज में, कोलैटरल डैमेज की, एक घर है, घर के अंदर आतंकी हैं, आपने उस घर के अंदर रॉकेट मारा, अब घर का थोड़ा सा मलबा गिरा, नीचे कोई आदमी चल रहा था,
आपको नहीं पता नीचे आदमी चल रहा था, उसके ऊपर मलबा गिरा, उस आदमी की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये हो गया कोलैटरल डैमेज, यानी कि आपका मारने का इंटेंशन उसको नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि वो बंदा वहां पे है, आपने मारा आतंकियों को, लेकिन डेथ हो गई उसकी। या फिर आपने मिसाइल मारी, मिसाइल फटी, बगल वाले घर की दीवार गिर गई। ये होता है लड़ाई में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक होता है या गलत होता है, मैं उधर नहीं जा रहा, पर ये होता है, ये बात सच है। हमास ने जो करा वो बिल्कुल अलग है। हमास ने चुन चुन के सिविलियंस को मारा। अच्छा, इस घर में 3 बच्चे हैं, मारो। अच्छा, इस घर में बुजुर्ग हैं, मारो। इजराइल वो काम नहीं कर रहा है, इजराइल हमास को ढूंढ रहा है। तो कोलैटरल डैमेज और जो टारगेटेड टेररिज्म जो हमास ने करी है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है दोस्तों, ये बात है। अच्छा, आखिरी चीज, कई लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, इजराइल को रोको, इजराइल को रोको। इजराइल रुकने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे आज बता दिया है कि साहब ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, आपको बुरा लगे तो और अच्छा। ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा जब तक बिल्कुल कमर तोड़ ना दे हमास की। काफी लोग कह रहे हैं अरे लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं। यही लोग, यही देश जो आज इजराइल को मना कर रहे हैं ना, कह रहे हैं मत लड़ो मत लड़ो, इन लोगों ने चूं तक नहीं करी थी दोस्तों, चूं तक नहीं करी थी जब हमास ने अटैक करा इजराइल के ऊपर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर वीडियो खत्म करता हूं। चीन की क्या कारकर्दगी रही, आपको पता है? चीन ने एक नया मैप निकाला है, वो बाइडू, अलीबाबा, जो इनके अपने ऐप्स होते हैं अलग, उसमें मैप निकाला है उस पूरे एरिया का जहां पे इजराइल साफ कर दिया उसने मैप। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं, ये सारी जो बदमाशी है ना, ये हो रही है, ये चाइना की हो रही है। लेकिन चाइना एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है, बहुत बड़ी चीज। चाइना जिस आग से खेल रहा है वही आग चाइना को जलाएगी। समझ लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं बड़ी बहुत एक जिसको कहते हैं कि बड़ी सॉलिड बात आपको बता रहा हूं कि जिस आग से चाइना, किस आग से खेल रहा है। चाइना रेडिकल इस्लामिस्ट थॉट प्रोसेस से खेल रहा है और चाइना उसको वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को लग रहा है कि उसका दुश्मन अमेरिका है, इजराइल को चोट पहुंचाएगा, वेस्ट को चोट पहुंचेगी, और यूक्रेन और रशिया का वॉर हम इस तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेंगे। ये अपने जियोपॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है। लेकिन चाइना की जो शिंजियांग प्रोविंस है, ठीक है, एंड थ्रू द वखान कॉरिडोर, एक 351 किलोमीटर मोटा मोटी एक वखान कॉरिडोर है। वखान कॉरिडोर के अगर आप नॉर्थ पे जाइए तो उसके तजाकिस्तान है जो कि एक मुस्लिम मुल्क है। वखान कॉरिडोर के अगर आप वेस्ट में जाइए तो अफगानिस्तान है जो एक इस्लामिक मुल्क है। और वखान कॉरिडोर के साउथ में जाइए तो उसके गिलगिट बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड, और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। चाइना को एक बात समझनी चाहिए कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट थॉट प्रोसेस चाइना के अंदर ऑलरेडी धीरे धीरे घुस रहा है शिंजियांग में, और चाइना ने 15 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। जब जिहाद का बम चाइना में फटेगा तब चाइना को एहसास होगा कि जिन शोलों के साथ चाइना खेल रहा है ना, जिन अंगारों के साथ चाइना खेल रहा है, वो सबसे पहले चाइना के घर को जलाएंगे। चाइना को बात समझ में नहीं आ रही भी, ये जो जिहादी है ना दोस्तों, ये किसी के सगे नहीं है। ये पलट के चीन को मारेंगे, और चीन का सबसे बड़ा खतरा चीन के अंदर है, चीन के बाहर नहीं। मुझे लगता है कि चीन पहचान नहीं पा रहा, जैसे रूस को अब पता लगा ना कि दागिस्तान में कुछ हो रहा है। अब रूस की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं और एजेंसीज हैं, अब वो जागी हैं कि यार दागिस्तान में ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस गए यहूदियों को मारने के लिए, अंदर रूस के अंदर। यही चीज चाइना के अंदर भी होगी, तब चाइना को पता लगेगा आटे तेल का भाव। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।